नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 8 में पुस्तक मैं और मेरा व्याकरण में से एक नए अध्याय का पठन आरंभ करने जा रहे हैं। अध्याय का नाम है वाक्य विचार, जिसमें हम वाक्य के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं। नृत्य समाप्त की शिवानी खूब होने पर प्रशंसा हुई। देखा बहुत मैंने एक व्यक्ति शक्तिशाली। अगर हम इन वाक्यों को पढ़ते हैं तो इन वाक्यों में प्रयुक्त जो पद हैं वो सही तरीके से क्रम में प्रयोग नहीं किए गए हैं, इसलिए इन वाक्यों का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि ये वाक्य सार्थक नहीं है, इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। लेकिन अगर इन्हीं पदों को हम एक क्रम में जोड़कर इस प्रकार वाक्य पढ़ें, नृत्य समाप्त होने पर शिवानी की खूब प्रशंसा हुई, मैंने एक बहुत शक्तिशाली व्यक्ति देखा, तो ये वाक्य समझ में भी आ रहे हैं और वाक्य का कोई अर्थ भी निकल रहा है। पहली बात ये कि शब्दों का क्रम, जो पदों का क्रम है, वो वाक्य में इस प्रकार होना चाहिए कि वाक्य सार्थक हो। अब उपयुक्त खंड क के वाक्यों में, ये खंड क के जो वाक्य हमने पढ़े थे, वक्ता का उद्देश्य स्पष्ट नहीं हो रहा कि वक्ता क्या कहना चाह रहा है, उसका कहने का तात्पर्य क्या है, ये हमें स्पष्ट नहीं हो रहा कि वह क्या कहना चाह रहा है। खंड ख में दिए गए वाक्यों से अर्थ स्पष्टतः समझ में आ रहा है। अगर ये वाक्य पढ़ते हैं तो हमें अर्थ समझ में आता है, अर्थात खंड क के वाक्य निरर्थक हैं, यानी इनका कोई अर्थ नहीं है, जबकि खंड ख के वाक्य सार्थक हैं, यानी अर्थ के साथ हैं, अर्थ बता रहे हैं, जो कि पदों के व्यवस्थित रूप हैं, यानी पदों का जो क्रम है वो व्यवस्थित है। इस प्रकार अब वाक्य की परिभाषा क्या है? पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। फिर एक बार पढ़ते हैं। पदों का व्यवस्थित समूह जिसमें वक्ता के कथन का अर्थ पूर्ण रूप से प्रकट होता है, वाक्य कहलाता है। हम ये भी कह सकते हैं कि शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। ये दोनों ही बातें वाक्य की परिभाषा हैं, लेकिन सिर्फ कहने का ढंग, कहने का तरीका अलग अलग है। दोनों का जो अर्थ है वो एक ही है। आप चाहे इस परिभाषा को याद कर लीजिए या इस परिभाषा को। शब्दों के सार्थक मेल से बनने वाली इकाई वाक्य कहलाती है। अब विशेष की क्या चीज़ होती है वाक्य में? कभी कभी एक या दो पदों से ही अपनी बात या भाव को प्रकट किया जा सकता है, यानी वाक्य एक पद का भी हो सकता है और दो पदों का भी। जैसे ज़रा सुनिए, ये अपने आप में पूरा वाक्य है। यहाँ आइए, ये भी अपने आप में पूरा वाक्य है और उसमें एक दो यानी दो पदों का प्रयोग किया गया है। लेकिन इस वाक्य में केवल एक ही पद का प्रयोग है, कहो आया। यानी इन वाक्यों के जवाब में सुनने वाले ने ये जवाब दिया, जरा सुनिए, ये भी पूरा वाक्य है, कहो ये भी पूरा वाक्य है, यहाँ आइए, ये भी पूरा वाक्य है, आया ये भी पूरा वाक्य है। दूसरी बात, वाक्य की रचना पदों यानी वाक्य में प्रयोग किए गए जो शब्द हैं, पदों के मेल से होती है। क्योंकि हम पहले पढ़ चुके हैं पिछले अध्याय में कि वाक्य में प्रयोग होने वाले जो शब्द होते हैं वो पद कहलाते हैं। ठीक है, वाक्य की रचना पदों के मेल से होती है। तीसरी बात है, वाक्य स्वतंत्र व अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि हर वाक्य के बाद पूर्ण विराम लग जाता है, उसमें एक बात पूर्णतः स्पष्ट होती है। वाक्य में भाव, आशय को प्रकट करने की क्षमता होती है, यानी वाक्य जिस प्रकार कहा जाए उस वाक्य से उस भाव का भी पता चलता है कि वाक्य किस प्रकार कहा गया है। इसके बाद वाक्य के गुण जो हैं, ये वाला जो हिस्सा है अध्याय का वो आपको नहीं करवाया जा रहा है, इसलिए अगले पृष्ठ पे हम सीधे आते हैं वाक्य के अंग। अब वाक्य के कितने अंग होते हैं? वाक्य के दो अंग होते हैं। पहला है उद्देश्य, दूसरा है विधेय। अब उद्देश्य क्या होता है? वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जा रहा हो या बताया जा रहा हो उसे उद्देश्य कहते हैं, यानी जिसकी बात हो रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो उद्देश्य है। मुख्यतः रूप में कर्ता ही वाक्य का उद्देश्य होता है। जैसे पक्षियों ने दाने चुग लिए, अब इसमें बात किनकी हो रही है? पक्षियों की, है ना? तो इस वाक्य का उद्देश्य हुआ पक्षियों ने। गरीब आदमी को भोजन दो, अब इसमें बात किसकी हो रही है? गरीब आदमी,
गरीब आदमी की, ठीक है। तो गरीब आदमी को साथ में जो प्रसर्ग लगा होता है उसको मिलाकर ये जो हिस्सा बनता है जिसके बारे में बात होती है वो वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। यहाँ पक्षियों तथा गरीब आदमी को के विषय में कुछ कहा जा रहा है, इसलिए ये ही वाक्य के उद्देश्य हैं। अब विधेय क्या होता है? वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा गया वो तो उद्देश्य है, लेकिन उसके बारे में जो कहा गया वो वाक्य का विधेय होता है, उसे विधेय कहते हैं। साधारणतः रूप से क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे समाचार पत्र में अनोखी घटना छपी है। अब समाचार पत्र की बात हो रही है तो ये हिस्सा वाक्य का उद्देश्य है, और बाकी का हिस्सा अनोखी घटना छपी है, यहाँ घटना छपने की क्रिया है तो ये वाक्य का विधेय हो गया। ऐसे ही अतुल साइकिल चला रहा है। अतुल उद्देश्य है क्योंकि अतुल के बारे में बात हो रही है, और अतुल के बारे में जो कहा जा रहा है वो विधेय है। तो क्या कहा जा रहा है? साइकिल चला रहा है। तो साइकिल चलाने की यहाँ क्रिया हो रही है तो ये क्रिया भी है, इसलिए उद्देश्य के बाद वाक्य का जो बाकी हिस्सा होता है वो विधेय कहलाता है, और अक्सर उसमें क्रिया की बात होती है। इन वाक्यों में अनोखी घटना छपी है तथा साइकिल चला रहा है में क्रमशः समाचार पत्र यानी उद्देश्य तथा अतुल यानी उद्देश्य के बारे में कहा गया है, अतः ये विधेय है। उद्देश्य का विस्तार। अब कर्ता के साथ विशेषण शब्द जुड़कर उद्देश्य को विस्तार प्रदान करते हैं, यानी उद्देश्य को बड़ा बनाते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपने देखा उद्देश्य जो है एक शब्द का है, एक पद का है, और ऊपर जो है समाचार पत्र, यहाँ भी जो उद्देश्य है यानी वाक्य का जो ये वाला हिस्सा है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, लेकिन इसका विस्तार भी होता है। जैसे बालक खेल रहा है, यहाँ वाक्य का बालक के बारे में बात हो रही है तो वाक्य का जो उद्देश्य है वो बालक है, ठीक है। ऐसे घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, जहाँ घोड़े के बारे में बात हो रही है तो घोड़ा वाक्य का उद्देश्य है, और ये एक एक पद के उद्देश्य है। इनको हम विस्तृत रूप में इस प्रकार लिख सकते हैं। एक नटखट बालक खेल रहा है, यानी बालक को विशेष्य बना दिया तो नटखट होना उसका विशेषण बना दिया। एक नटखट बालक खेल रहा है तो उद्देश्य जो है बालक की जगह एक नटखट बालक होने से ये 3 पदों का उद्देश्य बन गया, यानी उद्देश्य का विस्तार हो गया। ऐसे ही काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, ठीक है। अगर हम कहते घोड़ा सरपट दौड़ रहा है तो घोड़े की बात हो रही है तो घोड़ा उद्देश्य है, ये एक पद का उद्देश्य है। लेकिन अगर हम इसको विस्तार पूर्वक बताएं कि कौन सा घोड़ा, काला घोड़ा सरपट दौड़ रहा है, तो काला घोड़ा ये 2 पदों का उद्देश्य हो गया, यानी उद्देश्य का विस्तार हो गया। उद्देश्य को और विस्तृत रूप में बताया गया कि कौन सा घोड़ा। तो इस तरह हम पदों में उद्देश्य के पदों में विस्तार करके उद्देश्य का विस्तार भी कर सकते हैं, और ये पद ज़्यादातर विशेषण होते हैं। जैसे कौन सा घोड़ा, काला घोड़ा, कौन सा बालक, नटखट बालक, और नटखट और काला ये बालक और घोड़े के गुण हैं तो ये विशेषण हो गए उसके, ठीक है ना। तो विधेय का विस्तार भी इस तरह किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? विधेय का विस्तार विशेषण, कर्म, क्रिया विशेषण आदि शब्द विधेय को विस्तार देते हैं। जैसे दीपक पढ़ रहा है, यहाँ दीपक उद्देश्य है और पढ़ रहा है ये विधेय है, ठीक है, वाक्य का दूसरा हिस्सा है। अब दीपक रोचक कहानियाँ पढ़ रहा है, अब यहाँ पे पढ़ रहा है, इसमें क्या पढ़ रहा है नहीं बताया गया, लेकिन अगर हम इसको और विस्तार से बताएं तो हम बता सकते हैं कि दीपक रोचक कहानियाँ पढ़ रहा है, दीपक जो है कहानियों की पुस्तक पढ़ रहा है, दीपक जो है चुटकुले पढ़ रहा है, दीपक जो है व्याकरण की पुस्तक पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है वो हमने विस्तार करके बता दिया। तो इस तरह विधेय का विस्तार हम कर सकते हैं, ठीक है। ये तो हमने पढ़ा कि वाक्य के अंग कितने होते हैं, उद्देश्य और विधेय, यानी वाक्य को 2 भागों में हम बांट सकते हैं। एक भाग उसका उद्देश्य हो गया और दूसरा भाग विधेय हो गया। अब अगला हमारा शीर्षक है कि वाक्य के भेद क्या होते हैं। ध्यान दीजिए, ये वाक्य के अंग थे, अब है वाक्य के भेद। कितनी तरह के वाक्य होते हैं? तो वाक्य के भेद हम 2 चीज़ों के आधार पर कर सकते हैं। एक तो रचना के आधार पर वाक्य भेद, दूसरा उसके अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। यानी एक तो वाक्य की रचना किस तरह होती है उसके बारे में भेद बताएंगे, और एक वाक्य के अर्थ किस किस प्रकार के होते हैं उसके बारे में भेद बताएंगे। तो ये वाक्य के भेद हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। तो पहला पढ़ते हैं रचना के आधार पर वाक्य के भेद। तो रचना के आधार पर वाक्य के भेद होते हैं सरल, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य। यानी
रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, साधारण या सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य, तीसरा मिश्र वाक्य। मिश्र यानी मिला जुला, मिश्रित रूप में। अब हम पहला पढ़ते हैं सरल या साधारण वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है वो सरल या साधारण वाक्य कहते हैं। जैसे कल विद्यालय बंद रहेगा। अब यहाँ उद्देश्य क्या है? विद्यालय, है ना, और बंद रहेगा ये उसका विधेय है। इसमें केवल सीधी क्रिया है, बंद रहने की बात हुई है। किसान खेत जोत रहा है। अब किसान जो है वाक्य का उद्देश्य है, क्योंकि किसान की बात हो रही है। और क्या बात हो रही है? खेत जोत रहा है। ये जो बात हो रही है वो विधेय बन गया। यानी एक हिस्सा किसान और दूसरा हिस्सा खेत जोत रहा है, ये उद्देश्य, ये विधेय। एक हिस्सा विद्यालय, दूसरा हिस्सा बंद रहेगा, ये उद्देश्य, ये विधेय। इसमें एक ही क्रिया है। बाजार खूब सजा है। यहाँ बाजार उद्देश्य है और खूब सजा है ये वाक्य का विधेय भाग है, विधेय अंग है। बापू हमारे राष्ट्रपिता है। बात बापू की हो रही है तो बापू यहाँ उद्देश्य है, और क्या बात हो रही है कि हमारे राष्ट्रपिता हैं, ये वाक्य का विधेय है। तो इस तरह ये साधारण वाक्य हैं, क्योंकि इसमें एक ही विधेय है और एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय और मुख्य क्रिया भी एक है। अब संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े होते हैं उसे संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहले हम वाक्य पढ़ते हैं, फिर ये मैं सेंटेंस आपको समझाती हूँ कि कैसे। जैसे नेताजी सभा में आए और सभा शुरू हो गई। अब देखिए यहाँ 2 बातें हैं और शब्द के साथ इन 2 बातों को एक ही वाक्य में जोड़ दिया गया है। बादल गरजे और वर्षा आ गई। यहाँ भी 2 अलग अलग क्रियाएं हुई हैं, गरजने की और वर्षा आने की। तो यहाँ पे भी और लगा के एक ही वाक्य बनाया गया है। आप चाय पिएंगे या कॉफ़ी। अब यहाँ पे चाय या कॉफ़ी 2 चीज़ों की बात हो रही है, बीच में या शब्द लगा दिया गया है। जल्दी करो अन्यथा देर हो जाएगी। अब यहाँ एक क्रिया जल्दी करने की है, दूसरी देर होने की है। इन दोनों क्रियाओं को एक ही वाक्य में अन्यथा शब्द से जोड़ दिया गया। अन्यथा यानी नहीं तो। रमेश ने बहुत परिश्रम किया परंतु सफलता नहीं मिली। अब यहाँ पे सफलता मिलने की भी बात है, परिश्रम करने की बात है, लेकिन दोनों बातों को एक ही वाक्य में प्रयोग किया गया है और बीच में जो ज्वाइनिंग वर्ड लगाया गया है परंतु, दोनों को जोड़ने वाला जो वर्ड शब्द लगाया गया है वो परंतु, और, या, इस तरह के अन्यथा ये शब्द हैं। पुस्तक बाजार में बहुत महंगी थी इसलिए पुस्तकालय से ले ली। अब यहाँ पे पहली महंगी होने की बात है, दूसरा पुस्तकालय से लेने की बात है, और इन दोनों को जोड़कर इसलिए शब्द से जोड़ा गया और एक ही वाक्य में प्रयोग किया गया। तो इस तरह जिन वाक्यों में, जैसे आप अंग्रेजी में पढ़ते हैं ना, ज्वाइनिंग वर्ड्स, कंजक्शंस जो वाक्यों को जोड़ती हैं, इसी प्रकार हिंदी में ये जो शब्द हैं और, या, अन्यथा, परंतु, इसलिए, इन शब्दों से 2 वाक्यों को आपस में जोड़ा गया है। तो इस तरह के वाक्य संयुक्त वाक्य कहलाते हैं, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक समान स्तर के उपवाक्य योजक शब्दों से जुड़े हुए होते हैं। ये जो और, या, अन्यथा, परंतु, इसलिए, इनको योजक शब्द कहा जाता है, यानी जोड़ने वाले शब्द। ठीक है, जब वाक्य में इन शब्दों का प्रयोग होता है तब ये संयुक्त वाक्य बन जाते हैं। तीसरा आ गया मिश्र वाक्य। जिस वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है तथा अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। प्रधान यानी मेन काम तो पहला वाक्य कर रहा है, लेकिन दूसरा वाक्य उस पहले काम पर, पहले वाक्य पर निर्भर है। जैसे जब जागो तब सवेरा। अब यहाँ 2 वाक्य हैं, उपवाक्य यानी वाक्य का एक हिस्सा। अब वाक्य के 2 हिस्से बन गए, जब जागो तब सवेरा। अब जब जागो मेन वाक्य है, ठीक है, तो दूसरा वाक्य उसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि जागोगे तो ही सवेरा दिखाई देगा, है ना, जब जागो तब सवेरा। तो ये मिश्र वाक्य है, इसमें कॉमे का प्रयोग किया गया है, लेकिन इसमें योजक शब्द नहीं है। जो परिश्रमी है वह सफल होगा। अब देखिए, जो, वह, जब, तब। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। माँ ने कहा था कि उन्हें बाजार जाना है। ज्यों ही मैं उतरा त्यों ही बस चल दी। ज्यों त्यों, ठीक है, माँ ने उन्हें। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा वैसे वैसे जंगल घना होता चला गया। जैसे जैसे, वैसे वैसे।
जहाँ जहाँ तुम जाओगे वहाँ वहाँ मैं आऊँगा। जहाँ जहाँ, एक मिनट, जहाँ जहाँ वहाँ वहाँ, इन शब्दों का प्रयोग है। क्योंकि उसे कुछ मालूम ना था इसलिए वह चुप रहा। क्योंकि, इसलिए। अब देखिए पहले जितने भी उपवाक्य हैं वो मेन वाक्य हैं, वो मेन बात कह रहे हैं, और दूसरा वाक्य पहले वाले वाक्यों पर निर्भर है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी उसकी। तुम सब जाओगे तब मैं भी आऊँगा। जब, तब। जो मीठा बोलता है वह मेरा मित्र है। जो, वह। यानी ये जो है शब्दों का, दो शब्दों का आपस में संबंध है। ठीक है, ये संबंधित हैं वाक्य एक दूसरे के साथ। जब, तब, जो, सो, जो, वह, माने, उन्हें, ज्यों ज्यों, त्यों त्यों, जैसे जैसे, वैसे वैसे, जहाँ जहाँ, वहाँ वहाँ, क्योंकि, इसलिए। तो ये वाक्य एक दूसरे से संबंधित हैं। तो इस प्रकार के वाक्य जो होते हैं मिश्र वाक्य हैं, और इनकी खासियत क्या होती है, जिसमें एक मुख्य वाक्य एक उपवाक्य प्रधान होता है और अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होता है, निर्भर होता है। ठीक है, इसमें योजक शब्दों का प्रयोग नहीं होता। कोमा लगा के पहले उपवाक्य को दूसरा उपवाक्य पूरा करता है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इस वीडियो में यहीं तक। इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा एक बार दोबारा से देख लेते हैं। पहले तो वाक्य क्या होता है, वाक्य की परिभाषा हमने पढ़ी, वाक्य के हमने विशेषताएं पढ़ ली। उसके बाद वाक्य के कितने अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय, ये हमने पढ़ लिए। और उसके बाद वाक्य के हमने भेद पढ़े रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, जिसके बारे में अभी मैंने आपको समझाया। बाकी जो अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हैं वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।